हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गार्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी और इसी कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आया हूं फटाफट रिवीजन सीरीज एपिसोड नंबर 5, जिसमें हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन आपके साथ होने वाला है। तो आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ लेकर बैठ जाइए ताकि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताई जाएगी उसको आप लोग जो है सो नोट कीजिएगा ताकि वो रिवीजन करने में आपके लिए सहूलियत होगा, है ना। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, अगर आपको ये सेशन जो है सो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने मैथ्स गार्ड ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए आपको अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स गार्ड ऑफिशियल पर जाकर ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा, इस बात की ध्यान रहे, मैं बता रहा हूं। तो चलिए आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं सबसे पहला प्रश्न और ये एसएससी आईएमडी एसए का पूछा हुआ, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था। कब हुआ था एग्जाम? 14 दिसंबर 2022 को। पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है आपके सामने। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल भी है। इसको पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। क्या है इसमें? कह रहा है कि एक दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेता और तो यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। सबसे पहले मुझे बताइएगा दूरी इक्वल टू होता क्या है, तो आप बोलोगे सर स्पीड इनटू टाइम। अगर वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 3 घंटे का समय लगता है। ये क्या निकल के आ गया? दूरी। ये दूरी जैसा निकल के आ गया। अब यहां पर कह रहा है कि इसी दूरी को 2 घंटा में तय करना है तो उसका स्पीड क्या होगा ये पूछा है। तो ये भी स्पीड इनटू टाइम दूरी, ये भी स्पीड इनटू टाइम, दोनों दूरी बराबर। तो यानी 2 से काटेंगे 25, तो यानी वो जो दूरी होगा मतलब वो जो स्पीड होगा कितना हो जाएगा? 25 या 75, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, तब जाकर उस दूरी को 150 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटा में तय करेगा। चलिए, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? सी बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नाव और धारा पर आधारित ये सवाल है। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि इस सेशन का नाम ही है फटाफट रिवीजन सीरीज। तो आपको फटाफट आंसर भी देने हैं। किस प्रकार से आंसर आपको देने? फटाफट आंसर देने हैं। मैं आपके सामने सवाल फेंक रहा हूं, आपको उधर से फटाक से उधर आंसर दे देना है आपको। चलिए, इसमें कह रहा है कि 2 नाव ए और बी एक दूसरे से 108 किलोमीटर की दूरी पर है, एक दूसरे की ओर चलती है। अब ध्यान से देखिए, पहला यहां पर है एक जो है सो नाव, दूसरा नाव बी यहां पर है। इन दोनों नाव की बीच की दूरी कितनी है भाई? 108 किलोमीटर है। जो एक दूसरे की ओर ये इस तरफ चलती है तो ये इस तरफ चलती है, दोनों एक दूसरे की ओर चलती है। अब यहां पर कह रहा है कि शांत जल में उनकी चाल क्रमशः इसका है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे ये पूछा है, इसमें कह रहा है कि यदि ये प्रवाह की ओर चलती है और बी प्रवाह के विपरीत। ये तो स्वाभाविक है, अगर धारा की चाल इधर है यानी ए जो है सो धारा की चाल यानी ए प्रवाह की ओर चल रही है और ये उधर आ रहा है, इसका मतलब धारा की चाल किधर है? लेफ्ट टू राइट है।
धारा की चाल आपका लेफ्ट टू राइट है, तो धारा का चाल हम मान लेते हैं कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल हम यहां पर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि तो कितने समय बाद दोनों मिलेगी। तो सबसे पहले बताइएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, दोनों जब मिलेगी तो दोनों के द्वारा कितनी दूरी तय की गई होगी। अगर यहां पर मिल रहा है तो ये मतलब ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा, दोनों मिला के रिलेटिव दूरी 108 किलोमीटर जो है दूरी तय करेगी। आपको चाहिए समय, कौन सा समय, तो मिलने का समय यानी मिलन का समय। तो समय इज इक्वल टू दूरी बट्टा स्पीड। समय इज इक्वल टू कितना होगा भाई, तो आप बोलोगे सर दूरी बट्टा स्पीड, तो दूरी कितनी है 108 किलोमीटर। कौन सा स्पीड, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड होगा क्या, तो रिलेटिव स्पीड इसका क्या होगा, दोनों का अपोजिट है तो जुट जाएगा। तब मुझे बताइए ए धारा की दिशा में जा रहा है, किस चाल से जाएगा, यह जाएगा 12 अपनी चाल प्लस x धारा की चाल। अब उसके बाद यह 15 के स्पीड से धारा के विपरीत जा रही है, तो किस चाल से जाएगा, 15 अपनी चाल, उसमें से धारा की चाल घट जाएगा। और दोनों अपोजिट में जा रही है, दोनों का रिलेटिव स्पीड जुट जाएगा, बात खत्म। प्लस x से माइनस x कटेगा, 108 से 15 और 12 27 काटेंगे तो उसको 4 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का मेरे भाई, 4 घंटे का समय लगेगा उसको मिलने में। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका राइट आंसर। राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को पहले पढ़िए और आपको पहले ध्यान में यह भी रखना है कि हमसे क्या पूछा है। आपको ध्यान में यह भी रखना है मेरे भाई कि सवाल में पूछा क्या है, जो पूछा है उसी पर मेरा फोकस रहेगा, उसी पर मेरा टारगेट रहेगा। आपका टारगेट क्या है, आपसे जो पूछा गया है उसका, उस पर जो है तो टारगेट करना। चलिए इस सवाल को पढ़ने की कोशिश कीजिए और फिर इसका आंसर बताइएगा। इसमें कह रहा है कि के ने 2000 रुपए में एक घड़ी खरीदी और इसे 40% के लाभ पर एल को बेच दिया। ठीक है, एल ने इसे 10% की हानि पर एम को बेच दिया और एम ने इसे 60% के लाभ पर एन को बेच दिया। और के और एम के लाभों का अनुपात पूछा, क्या के और एम के लाभों का अनुपात हमसे पूछा है। के का लाभ यानी के का प्रॉफिट पूछा है और फिर किसका, एम का प्रॉफिट पूछा है, यानी के का प्रॉफिट और एम का प्रॉफिट का रेशियो पूछा है। आ रही है बात, बात समझ में आ रही है। हमसे पूछा है के का प्रॉफिट और एम का प्रॉफिट का रेशियो पूछा। अब यहां पर क्या है कि सबसे पहले के का प्रॉफिट हम निकालने की कोशिश करेंगे। के का प्रॉफिट तो निकालें कैसे, तो यहां पर कह रहा है के ने 2000 रुपया में घड़ी खरीदा। अगर के ने 2000 रुपया में घड़ी खरीदा तो इस पर वह 40% का लाभ लिया। कितने परसेंट का, इस पर वह 40% का लाभ लिया। इसका मतलब है एक का लाभ कितना हो जाएगा, तो 2000 का 40%। एक का लाभ कितना हो गया भाई, तो 2000 का 40% हो गया के का लाभ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। चलिए हमने यहां पर जो है सो के का लाभ निकाल दिया। अब हमें चाहिए एम का लाभ। तो यहां पर कह रहा है एम ने 60% के लाभ पर बेचा। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होगा एम ने कितने में खरीदा।
एम ने कितना में खरीदा ये पहले आपको, यानी एम का तो सीपी आपको निकालना होगा ना, एम का कॉस्ट प्राइस निकालोगे तब तो उस पर लाभ कैलकुलेट करोगे। तो अब आपका टारगेट क्या है कि एम कितने में खरीदा, तो ध्यान से आप देखिएगा। इसमें क्या रहा है, 2000 रुपए की घड़ी है, इसको 40% के लाभ यानी कितना में बेचेगा, 140% में किसको बेचा, के ने एल को बेचा। इसका मतलब है एल ने कितना में खरीदा, तो 2000 का 140% में किसने खरीदा, एल ने खरीदा। बात खत्म। तो यह हो गया एल का सीपी हो गया, ये हो गया आपका एल का सीपी। अब यहां पर क्या कह रहा है कि एल ने इसे 10% हानि, अगर इस पर 10% हानि तो कितना हो जाएगा भाई, 90% पर बेचेगा एल किसको, एम को। तो यानी ये जो हो गया एम का सीपी हो गया, ये क्या हो गया, एम का सीपी हो गया, ये हो गया एम का सीपी हो गया। एम इतना में उस वस्तु को खरीदा। अब कह रहा है यहां पर कि एम ने इसको 60% के लाभ पर, इसका मतलब एम इतना में खरीदा, अब इसका 60% जो होगा वह क्या होगा, एम का लाभ होगा। तो हमें ये बताइए इसका 60%, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, कितना हो गया, 2 × 14 इंटू जो 90, यानी इतना में एम ने खरीदा, कितना में, 2 × 14 × 90, यानी इतना रुपया में एम ने खरीदा। अब इस पर 60% का लाभ लिया किसने, एम, तो इस पर 60% का लाभ, यही हो गया जो है सो ये हो गया के का लाभ और ये हो गया एम का लाभ। इसको कैलकुलेट करिए। चलिए, ये 100 से 100 कटेगा, ये आपका फिर कटेगा आपका 20 दूना 40, 20 तिया 60। बात खत्म है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 2 से ये 2 कटेगा, 1 0 से 1 0 1 कटेगा, 2 से काटेंगे 7, ये बनेगा 100, इधर हो गया 100, ये हो गया कितना 7 या 21 और इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपका 100 रेशियो कितना, 9 दूना 18, 189 आपका राइट आंसर। इनके लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, 100 रेशियो 189, ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। मैंने सिस्टमैटिक तरीके से हमसे पूछा था के का प्रॉफिट, तो के का पहले सीपी दे रखा था 2000, उस पर वह 40% का लाभ ले रहा। अब पूछा है कि एम का प्रॉफिट कितना होगा, तो पहले एम का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो एम का कॉस्ट प्राइस यहां से हम निकालेंगे, यानी 2000 में के ने खरीदा, 40% लाभ लिया, फिर 10% हानि पर एम को बेचा, यानी एम इतना में खरीदा, एम का कॉस्ट प्राइस ये रहा। अब इस पर एम 60% का लाभ ले रहा है, यानी इसका 60% जो होगा वह एम का लाभ होगा। यानी यह इन दोनों का रेशियो हमने निकाल दिया, कितना आ गया, तो 100 रेशियो 189, ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, राइट आंसर। बात समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ूं, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ूं। आप लोगों की इजाजत चाहिए भाई, आप लोगों की परमिशन चाहिए, आगे बढ़ूं, बोलिए जल्दी। अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो यहीं पे रुक जाऊंगा। इससे कैसे भाई, आगे बढ़ना है। हम लोगों को आगे बढ़ना है, मेहनत करना। बहुत अच्छा सवाल था ये अच्छा था और साथ ही साथ थोड़ा सा सोचने वाला भी था। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते। बहुत बढ़िया सवाल है, इंस्टॉलमेंट पर आधारित है, इंस्टॉलमेंट पर आधारित है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। किस पर है, इसमें कह रहा है सुरभि ने 2550 रुपया में एक हीटर खरीदा और इसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 समान किस्तों में भुगतान करने का निर्णय लिया। 2 समान किस्तों में। तो मुझे बताइए, उसने 2550 रुपया में उसने हीटर खरीदा, तो वह 2550 रुपया क्या हो गया, वह उसका हो गया
मूलधन। अरे बात, अब इस पर उसने कहा कि हम भाई ये पैसा नहीं चुका पाएंगे, हम 4% वार्षिक किस्त में चुकाएंगे। तो यानी 4% कितना हो गया, 25, मतलब 1/25 होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, और ये कहा है कि 2 बार मैं चुकाऊंगा, यानी 2 साल, यानी इसको यानी 2 समान किस्तों में चुकाना है, 2 समान इंस्टॉलमेंट है, 2 समान इंस्टॉलमेंट है। तो यानी हर साल आपको यानी 2 साल में इसको चुकाना है। तो मुझे बताइए, पहला साल वह मूलधन 25 से कितना बन जाएगा, 25 से यानी 4% रेट है, तो 25 से कितना हो जाएगा, 25 का 4% 1 बढ़ जाएगा, यानी 26, यानी पूरे 1 साल की बात हो रही है, पूरे 1 साल, यानी पहला किस्त 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। लेकिन यह इंस्टॉलमेंट किस पर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो पावर में जाएगा। तो दूसरा साल की अगर मैं बात करूं 2 साल की, तो 2 साल का इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर बन जाए, क्योंकि दूसरा साल भी रेट वही है, दूसरा साल भी रेट वही है। तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर से 625 और 26 का स्क्वायर से 676। ये इसका मूलधन है, और ये इसका क्या होगा इधर वाला, वो उसका अमाउंट यानी इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट में क्या क्या होता है मेरे भाई, इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल होता है, साथ ही साथ ब्याज भी होता है, दोनों होता है। इंस्टॉलमेंट, अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हाँ, तो ये आपका इंस्टॉलमेंट। अब ये दोनों के दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है, तो इन दोनों को मुझे बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें मुझे 26 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी मुझे 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी मुझे 26 से मल्टीप्लाई। अब मैं बात करूं कि दोनों वर्ष में मूलधन कितना, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा कितना, 26 × 25, ये बनेगा आपका 650। अब देखिए 650 और 625 कितना हो जाएगा आपका, 1275। ये 1275 यह आपका क्या है, मूलधन जो आपने लिया है, जो किसके बराबर है भाई, तो वह 2550 के बराबर। तो इसका मतलब है 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट 2 रुपए के बराबर। अब से पूछा प्रत्येक किस्त कितने की है, उसकी प्रत्येक किस्त कितने की है, इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो उसकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर है, यानी 26 × 26, यानी प्रत्येक किस्त कितने की है, तो 676 यूनिट। चलिए बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 676, 6 दूना 12, 7 दूना 14, एक मतलब 15, 6 दूना 12, एक 13, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की थी, तो 1352 रुपए की थी। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी इसका राइट आंसर। बिल्कुल आसान हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका जो है सो डी इज द राइट आंसर आपके सवाल का। बोलिए बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ और करते। अगला सवाल आपका किसका है, ज्योमेट्री का है, आपको नजर आ रहा होगा, अच्छे से नजर आ रहा होगा। यह सवाल किसका है, ज्योमेट्री का, और किसका है, सिमिलर ट्रायंगल का। तो इसमें कहा है कि ABC और DEF दोनों समरूप है। अगर ABC और DEF समरूप है तो उसमें होता क्या है मेरे भाई, उसका संगत कोण बराबर होता, उसका संगत कोण क्या होगा, बराबर, यानी ये कोण इसके बराबर। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और फिर ये कोण इसके बराबर होगा। यहां पर क्या दे रखा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यानी ADBECF के बारे में करा। चलिए अब यहां पर कह रहा है कि एंगल A47, अगर ये 47 डिग्री का होगा तो ये भी 47 का होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए
एंगल ई कहाँ गया, ये रहा 63 डिग्री का। अगर ये 63 का है तो ये भी कितने का होगा भाई, 63 का। क्यों? क्योंकि समरूप और समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है। चलिए, और हमसे पूछा है सी का माप, पर इसका माप कितना होगा, यानी तीनों का योग 180। 180 में से ये दोनों को जोड़ के घटा दो, 47 प्लस 63। 180 में से 110 घटाएंगे, कितना बनेगा, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। अगर दो त्रिभुज सिमिलर हो, दो त्रिभुज समरूप हो, तो उनकी संगत एंगल जो होता है, उनकी संगत कोण जो होता है, वो आपका क्या होता है, बराबर होता है। आ रही बात? चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है कि 8a³ प्लस 27b³ प्लस 64c³ इक्वल टू 72 abc। इसमें फॉर्मूला क्या जो लगेगा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 आ जाए ना, x प्लस और ऊपर लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 आ जाए, तो इस कंडीशन में होता क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर हो जाता है 3xyz के। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो देन ये रिजल्ट होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब हमारे सामने सवाल है। क्या सवाल है? इसमें कह रहा है कि 8a³ प्लस 27b³ प्लस 64c³ बराबर क्या होगा, 72 abc। आ रही बात? अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा तो ये रिजल्ट होता है। अच्छा, इसका उल्टा भी सत्य होगा, इसका उल्टा भी सत्य होगा। अगर ये आ जाए तो हमें ये होगा, अगर x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz आ जाए तो इसका उल्टा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा, तभी ये संभव है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, इसको हम क्या 2a का होल क्यूब जैसे लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब, इसको हम 3b का होल क्यूब, इसको हम 4c का होल क्यूब। दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, अब इसको मैं 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 4c। अब देखिए, 3 दूना 6, 6 का 18, 18 चौक 72 abc। बिल्कुल। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं इसको x और इसको y और इसके अंदर में है इसको z, तो ये भी आपका होगा क्या, x और ये y और ये z है। अब आप ध्यान देखो, x का क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z³ बराबर 3xyz, x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3xyz। अगर ऐसा हो तो ये तभी संभव है जब ये बराबर 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा, तभी संभव है। तो बताइएगा, x का मान कितना है 2a, y का मान कितना है 3b, z का मान कितना है 4c। इन तीनों का योगफल 0 होगा, तभी ये कंडीशन संभव है। बात आ रही है? अब देखो, हमसे ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2a प्लस 3b बराबर -4c। यही आपके सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में आपको स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है किसी प्रकार का?
बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आप लोगों को आ रहा होगा। पहले कंसेप्ट, पहले फॉर्मूला बता दिया, उसी पर आधारित ये सवाल था, आपके सामने हो गया। अगर ये हो तो ये होता, अगर ये हो तो ये तभी संभव है जब ये बराबर 0 होगा, तभी संभव। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं। आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है ना, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो है सो कमेंट भी कीजिएगा अंत में जाके। आपको इस फटाफट रिवीजन सीरीज को लाइक भी करने हैं, शेयर भी, सब्सक्राइब सब कुछ करना। अपने दोस्तों को बताइएगा मेरे भाई, अपने रिश्तेदारों को बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कनेक्ट होंगे ना तो बात बनेगी, एक जुनून आएगा, एक जज्बा आएगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपनी मंजिल को पाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ को ज्वाइन कर लेना, ऑफिशियल है मैथ्स गढ़ ऑफिशियल, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन। चलिए एक सवाल है, बढ़िया सवाल है। इस सवाल को आप पढ़िए। सवाल को देखने से क्या लग रहा होगा? एवरेज का सवाल है मेरे भाई, एवरेज का सवाल है। इस सवाल को पढ़िए और फिर आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि इस सेशन का नाम ही है फटाफट, तो आपको आंसर भी देने हैं फटाफट। चलिए इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 35 पारियों की बल्लेबाजी का औसत रन 42 है। मतलब एक प्लेयर है जो 35 इनिंग तक मैच खेला, यानी सपोज कर लीजिए कोई प्लेयर है जो अपना अपना फेवरेट हो, उसका आप नाम सजेस्ट कर सकते हैं। बताइए आपका फेवरेट प्लेयर कौन कौन है, सजेस्ट कर सकते हैं। एक मतलब प्लेयर है, उसका टोटल जो है सो 35 इनिंग तक मैच खेला उसने, 35 इनिंग तक उसने मैच खेला, 35 इनिंग तक उसने मैच खेला, तो उसने देखा कि उसका एवरेज कितना बन रहा है, 42 रन प्रति मैच बन रहा है, यानी 42 रन प्रति इनिंग, यानी प्रति पारी बन रहा है। यानी उसका जो है सो वह 35 पारी तक बल्लेबाजी किया और 35 पारी में उसका एवरेज बन रहा है 42 रन। अब उसमें से कह रहा है कि एक पारी में उसका अधिकतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से 162 रन अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्कोर जो है मिनिमम स्कोर से 162 रन ज्यादा है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्कोर में से मिनिमम स्कोर को घटाएंगे तो कितना आएगा? 162 आएगा। यही इसके कहने का मतलब। अब की बार करा, यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, यानी इनमें से 2 इनिंग को हटा दिया जाए, ऐसा कौन सा 2 इनिंग हटाएंगे? जिसका स्कोर मैक्सिमम हो और जिसका स्कोर मिनिमम हो। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर को हटा दिया जाए तो 2 पारी, तो अगर 2 पारी को हटाते हैं तो कितनी पारी बचेगी? 33 पारी बचेगी, और 33 पारी का एवरेज क्या रह जाएगा? तो आप बोलोगे सर 38 रह गया, बात खत्म। तो मुझे बताइए, वह दोनों पारी इसमें था, अब इसमें से दोनों पारी को हटाया तो ये हो गया। तो यहां से मुझे दोनों पारी का योग अगर निकालना हो तो निकल जाएगा ना, इसके टोटल में से इसका टोटल घटाएंगे तो निकल जाएगा, निकलेगा ना। अगर मुझे दोनों पारी का योग मुझे निकालना है, दोनों पारी में कितने रन बनाएंगे, अगर वो मुझे जैसे निकालना है, तो इसमें इसके टोटल रन में से इसका टोटल रन घटाएंगे तो निकलेगा, तो आपका ही हो जाएगा। तो मुझे बताइएगा हाँ, तो यहां पर ये बताइएगा जो मैक्सिमम और मिनिमम किस में? इसमें, अगर इसमें है मैक्सिमम भी है मिनिमम भी है, दोनों किसके बराबर? 42 के बराबर है। 42 मैक्सिमम है, 42 मिनिमम, दोनों के बराबर। एवरेज का मतलब है कि सबको बराबर कर देना। इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों 42 है, इसका मतलब वो 42 मैक्सिमम होगा और मिनिमम भी 42 होगा। आ रही बात? दूसरा, अगर मैंने दोनों को हटाया
तो यानी प्रत्येक के औसत में 4 की कमी कर दिया। क्यों कमी किया? क्योंकि वह मैक्सिमम मिनिमम इनमें से हट गया। हट जाने के कारण 4 औसत में घट गया। 4 इसलिए घटा कि औसत में जो होगा 4 वह लेकर आ गया, इसलिए घट गया। तो लेकर आया तो और कितने आदमियों का? तो 33 आदमियों का। तो इसका अर्थ है यह जो घटा यह किसका था? इसी का था। यानी 4 × 33 इसी का। तो यानी 42 और 42 से बनेगा 84 प्लस 4 × 12, 4 × 12 132। दोनों को जोड़ें कितना बनेगा? 216 बनेगा। बात खत्म। अब हमसे पूछा है मैक्सिमम स्कोर कितना जो है तो निकाल लोगे। मैक्सिमम माइनस मिनिमम 162, मैक्सिमम प्लस मिनिमम 216। तो हमें चाहिए मैक्सिमम, तो दोनों को जोड़ दीजिए। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मिनिमम कटेगा तो यहां बनेगा 2 मैक्सिमम। तो 200 162 प्लस 216 और ये 2 है कहाँ जाएगा? बट्टा में जाएगा। तो चलिए ये कितना हो जाएगा? 6 2 8, 6 1 7 यानी 378 बट्टा 2। अगर इसको काटेंगे तो 18, यानी मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया? 189। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 189 क्या बनेगा? मैक्सिमम बनेगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, टाइम एंड वर्क का है। नहीं जी, टाइम एंड वर्क का नहीं है। पहले ध्यान से इस सवाल को पढ़िए, ठीक है। चलिए इस सवाल को अगर आप पढ़ते हैं ना तो बस थोड़ा सा मतलब सोचेंगे आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा है शिल्पी प्रत्येक 45 दिनों के बाद एक मॉल में जाती है। दिव्या प्रत्येक 30 दिनों के बाद मॉल में जाती है। सुरभि प्रत्येक 90 दिनों के बाद मॉल में जाती है। यानी एक जाती है 45 दिनों के बाद, दूसरी 30 दिनों के बाद और तीसरी सुरभि है जो 90 दिनों के बाद मॉल जाती है। अब यहां पर कह रहा है कि एक दिन वे मॉल में तीनों मिल गई। एक दिन मतलब मॉल में तीनों मिल गई। अगले कितने दिन के बाद फिर मॉल में मिलेंगे? तो कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम ले लो। 45 30 जो है सो 90 का एलसीएम जो है 90। तो आंसर कितना बनेगा? 90 दिन के बाद तीनों फिर मॉल में मिलेंगे। 90 दिन के बाद फिर तीनों मॉल में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा? राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्या है इसमें? कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिन में और सी आधे कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे सभी एक साथ कार्य करते रहे तो कार्य डैश दिनों में समाप्त होगा। बात समझ में? बिल्कुल आसान है मेरे भाई। ए बी सी तीनों का दे रखा है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा? मुझे इस टाइप के सवाल में ये समझ में नहीं आता है। जब वही कार्य तीनों से करवा रहे भाई, जब ए ने वो कार्य कर दिया तो फिर बी से वो कार्य क्यों करवा रहे हैं? जब बी ने कर दिया तो सी से क्यों करवा रहे हैं? जब सी ने कर दिया तो तीनों से मिलकर क्यों करवा रहे हैं? समझ में नहीं आता ये बात। अगर आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, आप लोगों को भी जैसा नहीं आता है। चलिए यहां पर ये कह रहा है, इस सवाल को पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देता है, बी उसी कार्य को कितना 12 दिन में पूरा कर देता है, सी उस कार्य का आधा 9 दिन में। अगर आधा कार्य 9 दिन में करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में? 18 दिन में। ये क्या हो गया? ये उसके द्वारा लिया गया समय।
इफिशियंसी उसकी क्षमता क्या है, इसके लिए पहले निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए इसका एलसीएम लेंगे 10 12 18 का एलसीएम 180 बनेगा। अब 180 में 10 से भाग लगाएंगे तो 18, 180 में 12 से भाग लगाएंगे तो 15, 180 में 18 से भाग लगाएंगे तो 10। ये रहा इफिशियंसी। अब हमसे यानी पूछ रहा है कि टाइम ए प्लस बी प्लस यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टाइम यानी तीनों से कितना कार्य करवाना है, 180 कार्य करवाना है। कितना कार्य मेरे भाई, 180 यूनिट कार्य। अब तीनों से करवाना है तो तीनों की क्षमता क्या है, तो तीनों की क्षमता 18 15 और 10। तो 18 में 15 जो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका जो है सो 33 10 43 तीनों की। भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 45 इंटू 4 यानी 4 पॉइंट समथिंग आपका कुछ आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग यानी 4.1 समथिंग कुछ आएगा। तो यानी उसके नजदीक कौन सा है 4.2। इसका जैसे लगभग आंसर ये आपका आ जाएगा। तो 4.2 यानी डी आपका क्या है, राइट आंसर है। बस हो गया। मैं बार बार इधर इसलिए देख रहा हूं कि आपको तो क्वेश्चन यहां नजर आ रहा होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो हमें सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर आपको सामने सॉल्व करते हैं। आपको तो यहाँ पर राइट साइड में नजर आ ही रहा होगा क्वेश्चंस, और हमें सामने स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ से हम लोग जो है सो क्वेश्चन को देख के सॉल्व करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। चलिए बहुत बढ़िया के साथ साथ बहुत आसान भी है, सिंपल भी है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट इस सवाल को सॉल्व करके बताइए तो कितना आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। क्या कह रहा है, ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 105 से कम है, यानी 105 से 105 से कम, यानी 1 से लेकर 104 तक। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 की समापवर्त मतलब सार्वगुणज है, यानी कॉमन मल्टीपल है। तो सबसे पहले 3 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल कितना बनेगा 15। इसका मतलब ये है कि 105 से छोटी 105 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से विभाजित है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो 104 है उसमें 15 से भाग लगा देना। कितनी 105 से कम अर्थात 104 में 15 से भाग लगा देना है। 15 छक्का 90, जो भागफल आएगा वही आपको लिखना है। तो रिक्वायर्ड आंसर ऐसी 6 नंबर है जो यानी 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल, 3 और 5 के सार्वगुणज या 3 और 5 के समापवर्त से पूरी तरह विभाज्य है। आ रही है बात, बिल्कुल। तो वह कौन कौन होगा, 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 75 होगा, 90 होगा। यानी टोटल कितने हैं 6 है। चलिए बात समझ में आ गया होगा। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, और ये अच्छा सवाल होने के नाते मस्त सवाल, बेजोर है। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके बताइए। इस सवाल में कुछ नहीं है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा जो आपको करने हैं और कुछ नहीं है। चलिए इस सवाल को पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लोग आंसर फटाफट बता दोगे तो इसका मतलब है आप तुक्का लगा रहे हो, मुझे पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करने में 1 मिनट का समय आपको लगेगा। अगर 1 मिनट का समय आपको लगेगा उसके बाद इसका आंसर आप मुझे बताओगे। चलिए बताइए इसका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है? बिल्कुल कोई परेशानी। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं।
इसमें कह रहा है कि एक मशीन पहले वर्ष में अपने पिछले मूल्य के 20% की दर से मूल्य ह्रास करती है। यानी एक मशीन है, उसका जो मूल्य है वह 20% घट जा रहा है अपने पिछले वर्ष के। अब यहां पर ये कह रहा है कि हालांकि हर दूसरे वर्ष कुछ रखरखाव का काम होता है, इसलिए उस वर्ष मूल्य ह्रास उसके पिछले का केवल 10% होता है। यानी उसका तो मूल्य ह्रास पिछले वर्ष का 20% तो हो ही रहा है, लेकिन हर दूसरे वर्ष जो मूल्य ह्रास है वह 10% है। अब करा यदि चौथे वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 2,92,410 रुपया है तो वर्ष की शुरुआत में इसका मूल्य पूर्णांक में कितना था, ये आपसे पूछा। यानी 20% की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है 1/5, यदि मूल्य में घटोतरी हो रही है ना। उसके बाद है 10% की दर से भी घटोतरी हो रही है। ये प्रत्येक दूसरे वर्ष, यानी दूसरे वर्ष, फिर चौथे वर्ष, छठे वर्ष, ऐसे जैसे नॉर्मली है। तो मुझे बताइए, अगर मैं पहला वर्ष की बात करूं, पहले वर्ष यानी फर्स्ट ईयर की बात करूं, तो फर्स्ट ईयर मूल्य कितना से कितना रह जाएगा, 5 से रह जाएगा 4। दूसरे वर्ष की बात करूं यानी सेकेंड ईयर की, तो हर दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, मूल्य ह्रास 10% हो रहा है। तो दूसरे वर्ष में 10 से कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। अगर मैं तीसरे वर्ष की बात करूं तो तीसरे वर्ष में कितना रहेगा, 5 से रह जाएगा आपका 4, 5 मूलतः घट के 4 रह जाएगा। अब करा अगर मैं चौथे वर्ष की बात करूं तो चौथा वर्ष हर दूसरा वर्ष आता है, हर दूसरे वर्ष का मतलब दूसरा वर्ष, चौथा वर्ष, छठा वर्ष। तो दूसरे वर्ष यानी हर दूसरे वर्ष में क्या होगा, यानी चौथा वर्ष में क्या होगा, 10% मूल्य घटेगा, मतलब 10 से घट के कितना, 9 हो जाएगा, बात खत्म। अगर मैं पूरे 4 साल की बात करूं, पूरे 4 ईयर की, तो कितना हो जाएगा, कटेगा 2 से काटेंगे 2, कितना होगा ये 5। फिर ये 2 से काटेंगे 5, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 पर पावर 4, कितना बनेगा 625। चलिए, यानी वह मशीन 625 रुपए का था। अब ये कितना हो जाएगा आपका, जो है सो कितना हो जाएगा, ये 9 9 81 इंटू 4, 81 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 9 2 18, 324, कितना हो जाएगा 324। यानी वह जो मशीन का मूल्य था प्रारंभ में वह 625 यूनिट था। अब 4 साल के बाद घट के 324 यूनिट रह गया। तो हमसे पूछा है कि चौथे वर्ष के अंत में उसका मूल्य 2,92,410, यानी चौथे वर्ष के अंत में उसका मूल्य कितना रह गया, 324 यूनिट। इसका मतलब है कि 324 यूनिट का जो मान है वह किसके बराबर है, तो 2,92,410, 2,92,410 के बराबर। हमें 625 यूनिट का मान चाहिए, तो हमें 625 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,92,410 में हमें 324 से भाग लगाएंगे और इंटू 625 हो जाएगा, ये आपका होगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। तो मुझे बताइए कितना, 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 9 से ऊपर वाला भी कटेगा, नीचे वाला भी कटेगा। तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 6 1 54 36, 9 से कटेगा ये, कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 2 22, 9 दूना 18, 18 4 कितना हो जाएगा, ये 9 दूना 18, 4 44, 9 चौक आपका जो है
36, उसके बाद आ जाएगा 8, 81, 9 81, 1 0, ये हो गया। फिर ये 9 से कटेगा आपका, फिर ये 9 से कटेगा, ये बन गया 9 चौक 36, 9 ने 18 से कटेगा ये, अच्छा 9 से ही काटते, 9 चौक 36, ये हो जाएगा। फिर से यहाँ पर जैसो 9 तिया 27, कितना 5, 9 6 1 54, हो गया, कट गया 1, यानी 31 सदस्य, कितना बनेगा। और ये फिर यह 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 2, ये 1805, कितना हो जाएगा 1805। आइए तो ये हो जाएगा 1805 इंटू 625। अब इसमें 2 से भाग लगाना। चलिए अब आपको 1805 को 625, यानी इसमें कुछ नहीं है, आपका सवाल हो गया सॉल्व, अब केवल कैलकुलेशन है। चलिए तो अब 1805 को 625 से मल्टीप्लाई कर, अगर एग्जैक्ट होता तो बात बन जाती, लेकिन अप्रोक्सीमेट है तो आपका यहां पर कोई और रूल काम नहीं करेगा। चलिए 25 25 2 18 25 जो है 90, 5 दूना 10, 1 18 दूना 36, 6 5 30 3। अच्छा आपको नजर तो नहीं आ रहा होगा, जो नीचे हम लिख देंगे 6 5 30, आपका जो है सो कितना आ जाएगा 3, 18 6 108। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 5, आगे आ जाएगा 2, आगे आ जाएगा 1, 9 6 15 और 3 आपका 18, 8 3 11, 1 12, 1 1, ये आ गया। और इसको 2 से भाग लगाइए, कितना बनेगा 2 5 10, 2 6 12, 2 चौका 1 0, 2 6 12, 2 दूना 4, ये कितना आ जाएगा आपका आ गया 56 40 62। 56 40 62 किसके आसपास है, तो आप यहां पर देख रहे हैं किसके आसपास है, तो 56 40 60, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका राइट आंसर बनेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर। इस सवाल में कुछ नहीं था, केवल कैलकुलेशन था। इस सवाल में आपका केवल कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। चलिए आपको ये सेशन कैसा जैसे लगा, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबके साथ यह सेशन साझा कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, है ना। और आपको इस क्लास का पीडीएफ के लिए आपको अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मुझे बताइएगा आप लोगों का सेशन कैसा जो लगा, आप कमेंट करिएगा जरूर, और लास्ट में हमको जस्ट बताइए। चलिए हम लोग आज के लिए रखते इतना ही, फिर हम लोग एक नई जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।